गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग रे ऑप्टिक्स का प्रिज्म चैप्टर पढ़ रहे थे और प्रिज्म चैप्टर में हमने प्रिज्म का डेफिनेशन आपको बताया था और प्रिज्म के जो सरफेसेस होते हैं उनके क्या क्या नाम है बताए थे। एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ डेविएशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये सब हम डिटेल बता चुके थे। अब आगे हेडिंग लिखिए जो इस चैप्टर की मेन हेडिंग है, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर प्रिज्म, यानी प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र। रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर प्रिज्म यानी प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र। प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र। पहले इस फार्मूला का डेरिवेशन देखिए और जो फार्मूला आपको डेरिवेशन में मिलेगा उसी पर बेस्ड ये पूरा चैप्टर है। लगभग सारे न्यूमेरिकल उसी पर बेस्ड है। तो फार्मूला डिराइव करने के लिए मान लीजिए हमने एक प्रिज्म लिया, ग्लास प्रिज्म, जिसके साइड्स AB, AC और BC हैं। ये हमारा ग्लास प्रिज्म है और ये जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब मान लीजिए इस प्रिज्म पर हमने एक रे बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट किया। इस रे बीम ऑफ लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ के बाद मीडियम चेंज हो रहा है इसलिए आप जानते हो रे का पाथ भी चेंज होगा। रे का पाथ चेंज होकर किधर जाएगा ये जानने के लिए यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, ये 90 डिग्री। अब चूंकि ये ग्लास है और बाहर एयर है तो रे बीम ऑफ लाइट जा रही है एयर से ग्लास यानी रेयर से डेंसर। तो जब रेयर से डेंसर जाएगी तो सीधे ना जाके थोड़ा नॉर्मल की तरफ आ जाएगी ऐसे। तो थोड़ा सा इसे नॉर्मल की तरफ कर दिया। अब इस रे को यहाँ से सीधे जाना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ के बाद भी मीडियम चेंज हो रहा है इसलिए रे का पाथ चेंज होगा। रे का पाथ चेंज होकर किधर जाएगा, यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा ये जानने के लिए। यहाँ भी हमने एक नॉर्मल ड्रा कर दिया ये 90 डिग्री पर। अब चूंकि ये रे जा रही है डेंसर से रेयर इसलिए नॉर्मल से दूर हट जाएगी और इधर की तरफ चली जाएगी। ठीक, ये एंगल हमने बताया था आई हम लोग मान लें, इस एंगल को R मान लें, इस एंगल को R डैश मान लें और इस एंगल को I डैश मान लें। और हमने आपको बताया भी था कि इंसिडेंट रे को डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाइए और इमर्जेंट रे को डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाइए। तो ये जो एंगल बनता है इसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं और इसे डिनोट करते हैं डेल्टा से। ठीक, अब जरा नॉमिनेशन कर दीजिए। ABC इसको D मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं, इस पॉइंट को G मान लेते हैं, इस पॉइंट को H मान लेते हैं, इसको I मान लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक, इतने से काम चल जाए। अब आप जरा बोर्ड की तरफ ध्यान दें। आप जानते हो कि यदि दो लाइन एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही हैं तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। उसी तरह से जरा देखिए कि ये लाइन सीधे जा रही है और ये आ रही है, तो इसका मतलब जितना ये है ये पूरा उतना है। तो यदि ये I है तो ये पूरा I होगा, लेकिन उसमें यदि ये R निकाल दिया जाए तो ये एंगल हो जाएगा I माइनस R। उसी तरह से ये एक लाइन है ऐसे आ रही है और ये लाइन ऐसे तिरछे क्रॉस कर रही है तो ये एंगल I है तो ये पूरा एंगल I हो I डैश। ये एंगल I डैश है तो ये पूरा एंगल I डैश होगा। तो इस पूरे एंगल I डैश में यदि ये R डैश निकाल दिया जाए तो ये बच जाएगा I डैश माइनस R डैश। ठीक, अब आप ले लीजिए ट्रायंगल FGH। फ्रॉम ट्रायंगल FGH, इस ट्रायंगल FGH में एंगल डेल्टा एक्सटीरियर है तो यहाँ लिख देंगे एंगल डेल्टा इज एक्सटीरियर
एक बात ध्यान देना है यहाँ पर, प्रिज्म के लिए जो रिफ्रैक्शन फार्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, जो अपवर्तन का सूत्र डिराइव कर रहे हैं, तो इसमें आपको लास्ट में एक फार्मूला तो मिलेगा, उस पर न्यूमेरिकल हैं, लेकिन डेरिवेशन के समय जो जो हम ज्योमेट्री बता रहे हैं, ये एंगल एक्सटीरियर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये जो हम ज्योमेट्री बता रहे हैं डेरिवेशन के समय, यदि ये पूरी ज्योमेट्री आपकी याद नहीं है तो प्रिज्म के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपसे नहीं लग पाएंगे। इसलिए यहाँ एक विशेष चीज़ आपको हम बता देना चाहते हैं कि इसमें जो फाइनल में फार्मूला आएगा उसको तो छोड़ दीजिए, डेरिवेशन के समय जितनी ज्योमेट्री बताई जा रही है उसको स्टेप वाइज समझिए, तो प्रिज्म के किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए ध्यान से एक एक स्टेप समझिए। अब ये जो ट्रायंगल है FGH, उसमें एंगल डेल्टा एक्सटीरियर है, तो जब एंगल डेल्टा एक्सटीरियर हो गया तो इसकी वैल्यू इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगी। तो यहाँ से हो गया डेल्टा इज इक्वल टू, इन दोनों एंगल का सम कीजिए I माइनस आर और I डैश माइनस आर डैश, तो ये हो गया I माइनस आर और प्लस I डैश माइनस आर डैश। अब इसको आप चाहें I डैश को एक में ले लेना, R डैश को एक में ले लेना, ये हो जाएगा I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश। ये एक इक्वेशन आपको मिल गया। इसका मतलब कि यदि ऐसा कोई न्यूमेरिकल आए जिसमें I दिया हो, I डैश दिया हो, R दिया हो, R डैश दिया हो, चारों एंगल दिए हुए हों, तो आप इनकी वैल्यू रख दीजिए तो एंगल ऑफ डेविएशन निकल जाएगा। तो पहला एक स्टेप आपका, पहला फार्मूला आपको मिल गया कि कहीं भी प्रिज्म से रिलेटेड यदि कुछ आपसे पूछा जाता है और उसमें यदि आपको I डैश, R और R डैश चारों पता हो तो वैल्यू रख दीजिए तो एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं क्वाड्रेटल AGEH। नाउ फ्रॉम क्वाड्रेटल AGEH, तो आप जानते हो किसी भी क्वाड्रेटल के चारों एंगल का सम 360 होगा। एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक ये और एक ये, चारों का सम 360 होगा, जिसमें ये 90, ये 90, यानी दोनों मिलके 180 हो गए। तो वो चारों मिलके 360 थे, ये दोनों मिलके 180 हो गए, तो 360 में से 180 माइनस कर दीजिए, तो A प्लस E, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, यानी एंगल A प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक इक्वेशन ये मिल गया। अब हम ट्रायंगल लेते हैं GEH। फ्रॉम ट्रायंगल GEH, आप जानते हो किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इस ट्रायंगल में R, R डैश और E तीनों का सम 80 होगा। यहाँ लिख सकते हो R प्लस R डैश प्लस E इज इक्वल टू 180। बस इतनी सी आपको ज्योमेट्री याद रखनी है, ठीक है। ये जो दो लाइन डिराइव किए हैं, यहाँ तक ज्योमेट्री आपको याद रखनी, बाकी अब कुछ नहीं है। अब इक्वेशन 2 और 3 को देखिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी है, आप देख रहे हो कि इक्वेशन 2 का भी राइट हैंड साइड 180 है और इक्वेशन 3 का भी राइट हैंड साइड 180 है, यानी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों के राइट हैंड साइड सेम है। तो जब राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया A प्लस E और इसका लेफ्ट साइड हो गया R प्लस R डैश प्लस E। E से E कैंसिल हो गया, तो A इज इक्वल टू R प्लस R डैश। ये बड़ा महत्वपूर्ण रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मोस्टली क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ ये R और ये R डैश, इन दोनों का सम कर दीजिए तो A के इक्वल होगा। इसका मतलब यदि आपको प्रिज्म एंगल A पता हो और एक एंगल R पता हो तो R डैश अपने आप निकल जाएगा, ठीक, या A पता हो R डैश पता हो तो R निकल जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। अब यदि इसी रिलेशन का यूज इक्वेशन 1 के साथ करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, तो आप देखिए जहां भी R प्लस R डैश है वहां A लिख सकते हो। तो इक्वेशन 1 में जहां R प्लस R डैश है वहां A लिख दीजिए,
तो ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको आई पता हो, आई डैश पता हो और प्रिज्म एंगल पता हो, तब भी आप एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना जो अब तक हमने बताया है 5 इक्वेशन, तो ये नॉर्मली कोई भी प्रिज्म हो, तो उस कोई भी प्रिज्म हो, चाहे थिन हो चाहे थिक हो, जैसा भी प्रिज्म हो, उन सभी प्रिज्म के लिए इतनी ज्योमेट्री आपको याद होनी चाहिए। और इसमें दो खासकर कि प्रिज्म एंगल की वैल्यू आर और आर डैश, यानी इन दोनों एंगल का सम ए के इक्वल होता है। आगे हम बताएंगे कि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे इसका यूज करोगे। ये याद रखिएगा हमेशा कि आर प्लस आर डैश ए के इक्वल होगा और एंगल ऑफ डेविएशन इसके इक्वल होता है। तो ये इतनी सी ज्योमेट्री नॉर्मली हर प्रिज्म के लिए याद रखिएगा। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो चीज़ें केवल स्पेशल केस के लिए लगेंगे। जैसे ये अब तक जो बताया हूं ये तो सारे केस में आपको याद करना है, एक नॉर्मल ज्योमेट्री है। अब यहां से हम स्पेशल केसेस बता रहे हैं, यानी हेडिंग डाल लें इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। यानी यहां से जो चीज हम बताने जा रहे हैं वो केवल आप तभी यूज करना जब क्वेश्चन में कहा जाए कि प्रिज्म द्वारा डेविएशन मिनिमम है। यदि कोई न्यूमेरिकल आपको दिया जाता है और उस न्यूमेरिकल में ये कहा जाता है कि प्रिज्म इज इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन, यानी प्रिज्म द्वारा डेविएशन मिनिमम है, डेविएशन माने विचलन। तो यदि आपसे किसी भी न्यूमेरिकल में कहा जाए कि प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम है, डेविएशन मिनिमम है, यदि ऐसा किसी न्यूमेरिकल में कहा जाता है, तब आप यहाँ से बताई हुई चीज़ों को यूज करेंगे। आप जानते हो, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वी नो दैट इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के केस में आई की वैल्यू आई डैश के इक्वल हो जाती है, आर की वैल्यू आर डैश के इक्वल हो जाती है और डेल्टा की जगह डेल्टा एम लिखते हैं। ये आपको बता दिया गया है पहले ही। तो यदि प्रिज्म द्वारा डेविएशन मिनिमम है तो आप चाहें तो आई डैश की जगह आई रख दीजिए, आर डैश की जगह आर रख दीजिए और डेल्टा एम की जगह डेल्टा रखिए। अब इनका यूज सबसे पहले हम करते हैं इक्वेशन 4 में। फ्रॉम इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 4 में a इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश है, तो आप आर डैश की जगह आर रखिए, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू आर प्लस आर, यानी a इज इक्वल टू 2r, यानी r इज इक्वल टू a बाई 2। तो यदि प्रिज्म द्वारा डेविएशन मिनिमम है तो ऐसे केस में ये r r डैश के इक्वल होगा, यानी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और इनकी वैल्यू प्रिज्म एंगल की आधी होगी। यानी प्रिज्म एंगल यदि 60 डिग्री दिया है और प्रिज्म मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में है तो ये 30 होगा, ये भी 30 होगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज, अब इसका यूज इक्वेशन 5 में करिए। तो यदि प्रिज्म द्वारा डेविएशन मिनिमम है तो आई डैश की जगह आई लिख सकते हो, तो यहाँ आई लिखिए, आई डैश की जगह आई लिखिए और डेल्टा की जगह डेल्टा एम लिखना है। तो इक्वेशन 5 से डेल्टा एम इज इक्वल टू आई प्लस आई माइनस ए, यानी 2i माइनस ए, ये हो जाएगी वैल्यू डेल्टा एम की। तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए, तो यहाँ से i इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। तो यदि प्रिज्म द्वारा डेविएशन मिनिमम है तो ऐसे केस में r की वैल्यू इतनी होती है और i की वैल्यू इतनी होती है, लेकिन ये वैल्यूज तभी होते हैं या तभी यूज हो सकते हैं जब प्रिज्म द्वारा डेविएशन मिनिमम हो। अब जरा आप जानते हो, वी नो दैट फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ जानते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, आई की ये वैल्यू और आर की ये वैल्यू यहीं रख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन आई की वैल्यू डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन आर की वैल्यू ए बाई 2 हो जाएगी। ये आपको एक फार्मूला मिल गया
इसी को प्रिज्म का रिफ्रैक्शन फार्मूला कहते हैं। यानी लिख सकते हो दिस इज रिफ्रैक्शन फार्मूला। ये प्रिज्म का रिफ्रैक्शन फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। ज़्यादातर न्यूमेरिकल इसी रिफ्रैक्शन फार्मूले से लगते हैं, ठीक है ना। तो इतना मैंने बताया कि प्रिज्म से रिलेटेड इतनी ज्योमेट्री तो आप नॉर्मली जानिए। उसके बाद यहाँ के बाद हमने बताया कि हम स्पेशल केसेस में बताएंगे, और जो चीज़ बताएंगे वो हर समय नहीं लगेगा, स्पेशल केस में ही लगेगा। जैसे यहाँ तक तो नॉर्मल ज्योमेट्री हो गई। अब यहाँ से हमने बताया इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी यहाँ से जितनी चीज़ बताया हूँ वो सब केवल तभी आप यूज कर सकते हो जब ये कहा जाए कि प्रिज्म द्वारा डेविएशन मिनिमम है या प्रिज्म मिनिमम डेविएशन के कंडीशन। तो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्शन फार्मूला आया है, एक बार जरा रिफ्रैक्शन फार्मूला को और लिख लिया जाए। तो रिफ्रैक्शन फार्मूला आया म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ये रिफ्रैक्शन फार्मूला आया, और मैंने कहा कि इस फार्मूला को याद रखिएगा और ज़्यादातर क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये फार्मूला कभी आप यूज कर सकते हैं जब प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम हो, यानी डेविएशन मिनिमम हो। अब अगला केस देखिए। इन केस ऑफ थिन प्रिज्म, यानी यहां से जो चीजें बताई जाएंगी वो आप केवल तभी यूज करना जब न्यूमेरिकल में कहा जाए कि प्रिज्म थिन है, यानी ऐसे वर्ड का यूज करें न्यूमेरिकल में कि ए थिन प्रिज्म हैविंग, या थिन प्रिज्म वर्ड यूज हो न्यूमेरिकल में, तब यहाँ से बताई हुई चीज़ का यूज करना। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिज्म न्यूमेरिकल यदि प्रिज्म का आता है तो उसमें थिन प्रिज्म शब्द का डिस्कशन नहीं करता, वर्ड का डिस्कशन नहीं करता, लेकिन ये कह देगा कि प्रिज्म एंगल 4 डिग्री है, प्रिज्म एंगल 1 डिग्री है, प्रिज्म एंगल 5 डिग्री है, प्रिज्म एंगल 3 डिग्री है। तो आप खुद समझ सकते हो कि यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म एंगल 4 डिग्री, 3 डिग्री या 2 डिग्री है तो निश्चित रूप से वह प्रिज्म थिन है। तो चाहे न्यूमेरिकल में कहा जाए कि प्रिज्म थिन है, या न्यूमेरिकल पढ़ के आपको लगे कि ये प्रिज्म थिन ही होगा, तब उस समय यहाँ से बताई गई चीज़ का यूज करना। जब प्रिज्म थिन होगा तो सारे एंगल छोटे होंगे, यानी इन केस ऑफ थिन प्रिज्म द प्रिज्म एंगल विल बी वेरी स्मॉल। तो यदि प्रिज्म बहुत थिन है तो प्रिज्म एंगल बहुत कम होगा, बहुत छोटा होगा। और जब प्रिज्म एंगल छोटा होगा तो साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 भी बहुत छोटा होगा। और आप जानते हो कि यदि कोई एंगल थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा की जगह थीटा रख सकते हो, यानी फॉर स्मॉल वैल्यू आप थीटा, साइन थीटा की जगह थीटा रख सकते हो। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े भी हो। तो जब प्रिज्म थिन होगा तो प्रिज्म एंगल ए भी बहुत छोटा होगा, और जब प्रिज्म एंगल ए छोटा होगा तो ये पूरा का पूरा एंगल भी छोटा हो जाएगा। जब ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा तो आप चाहें तो साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 की जगह सिर्फ डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर? क्योंकि जब एंगल बहुत छोटा होगा साइन थीटा की जगह सिर्फ थीटा, और साइन ए बाई 2 की जगह भी सिर्फ ए बाई 2 लिख सकते हैं। तो जब इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो हम यही यूज इस फार्मूले में कर दें। इसलिए फ्रॉम रिफ्रैक्शन फार्मूला, अब रिफ्रैक्शन फार्मूला ये जो आपको हमने बताया है, इसमें साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 की जगह डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, साइन ए बाई 2 की जगह ए बाई 2 भर दीजिए।
तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू की जगह डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन ए बाई टू लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए को इधर कर दीजिए। ये हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए इज इक्वल टू म्यू ए। तो यहाँ से डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए, या म्यू ए कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1। ये जो फार्मूला आया, तो कभी भी कोई यदि न्यूमेरिकल आता है और उस न्यूमेरिकल में कहा जाता है कि हमारा प्रिज्म बहुत थिन है, या न्यूमेरिकल पढ़ के आपको लगता है कि ये केस थिन प्रिज्म का है, तो आप न्यूमेरिकल सीधा इस फार्मूले से लगाइए। डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा एम अल्पतम विचलन कोण है या मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, ए प्रिज्म एंगल है आप जानते हो, और म्यू प्रिज्म मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो ये प्रिज्म का जो डेरिवेशन है, रिफ्लेक्शन फार्मूला है, वो कंप्लीट हो गया। और इसमें आपको हमने बढ़िया 2 केस भी बताए। अब अगली हेडिंग देखिए। अगली हेडिंग आप हाई स्कूल में पढ़े हो, यहां भी देख लीजिए एक बार। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये हाई स्कूल में भी आपको पढ़ाया गया है, एक बार इंटर में भी देख लीजिए, ये भी पूछा जाता है। तो पहले समझिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता क्या है, उसके बाद इससे रिलेटेड बाकी चीजें पढ़ी जाएंगी। जैसे मान लो यह एक ग्लास प्रिज्म है, ABC, ये ग्लास प्रिज्म है। अब यदि किसी ग्लास प्रिज्म पर कोई व्हाइट लाइट इंसिडेंट करते हो, ये हमने ग्लास प्रिज्म लिया और इस ग्लास प्रिज्म पर हमने एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट किया, तो जो ही ये व्हाइट लाइट प्रिज्म के भीतर इंटर करेगी, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, यानी जितने रंगों से मिलकर बनी है व्हाइट लाइट, उन सभी रंगों में ये डिवाइड हो जाएगी। जैसा कि पहले भी चर्चा हो चुका है कि व्हाइट लाइट में 7 रंग होते हैं, 7 कलर हमको दिखाई देते हैं। तो जब किसी ग्लास प्रिज्म पर कोई व्हाइट लाइट इंसिडेंट करोगे, तो ज्यों ही लाइट अंदर इंटर करेगी प्रिज्म के, त्यों ही वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बट जाएगी, यानी जितने रंग से मिली है उतने रंग में बट जाएगी। और जब प्रिज्म से निकलेगी तो वो सारे रंग हमको अलग अलग दिखाई देने लगेंगे। ये तो उसमें आप इनको आगे बढ़ाएं। सबसे किनारे पर रेड कलर आएगा और सबसे किनारे पर वायलेट कलर आएगा, यानी जो ही प्रिज्म से लाइट बाहर निकली, यह जितने रंगों से मिलकर बनी है उतने रंगों में विभक्त हो गई, स्प्लिट हो गई, बट गई, टूट गई। तो जब भी किसी ग्लास प्रिज्म पर आप व्हाइट लाइट इंसिडेंट करोगे, तो जब ये लाइट प्रिज्म से बाहर आएगी, तो यह लाइट जितने रंगों से मिलकर बनी है, जितने कलर से मिलकर बनी है, वो सारे कलर अलग अलग हो जाएंगे। ये लाइट जितने कलर से मिलकर बनी है सभी कलर में बट जाएगी। इसी घटना को प्रिज्म ग्लास प्रिज्म से निकलने के बाद प्रकाश का अपने रंगों में बट जाना, लाइट का अपने कलर्स में डिवाइड हो जाना ही डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, द फेनोमेनन of splitting of a white ray beam of light into its
constituent colors after emerging from prism called dispersion of light। तो इसमें सबसे पहले आप डिस्पर्सन ऑफ लाइट हेडिंग डालने के बाद डेफिनेशन लिखेंगे और डेफिनेशन के बाद ये फिगर बनाएंगे। एक बच्चे ने एक दिन पूछा था इमर्जेंट रे क्या होती है, उसने ध्यान नहीं दिया, मैंने समझाया था। इमर्जेंट रे की हिंदी पूछा था, तो इमर्जेंट रे की हिंदी हो जाती है निर्गत किरण, यानी जो किरण प्रिज्म या लेंस से बाहर निकल जाती है उसको निर्गत किरण कहते हैं या इमर्जेंट रे कहते हैं, और जो प्रिज्म या लेंस पर आती है उसको इंसिडेंट रे या आपतित किरण कहते हैं। तो आपने देखा कि जब भी किसी ग्लास प्रिज्म पर हम व्हाइट रे बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं तो प्रिज्म से निकलने के बाद ये लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इसी घटना को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। जब ये लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड होती है तो सबसे एक किनारे पर यानी प्रिज्म से दूर रेड कलर दिखाई देता है और सबसे इस किनारे यानी प्रिज्म से नजदीक वायलेट कलर दिखाई देता है, बाकी कलर बीच में दिखाई देते हैं। तो चूंकि एक तरफ वायलेट कलर है एक तरफ रेड कलर है, इसीलिए वायलेट और रेड कलर को एक्सट्रीम कलर्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे पहले आप डेफिनेशन फिर फिगर फिर नीचे लिख दीजिएगा वायलेट एंड रेड colors are called extreme colors। एक्सट्रीम कलर्स, ठीक है ना। वायलेट और रेड को एक्सट्रीम कलर कहते हैं। ये हो गया डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब अगली हेडिंग लिखिए कॉज ऑफ डिस्पर्जन। कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी आपसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइट का डिस्पर्सन क्यों होता है, प्रकाश का विक्षेपण क्यों होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट की हिंदी होती है प्रकाश का विक्षेपण। तो आपसे ये सवाल जनरली पूछा जाता है कि डिस्पर्सन क्या है, तो आप डेफिनेशन बता दें, फिगर से समझ गए। अब आपसे पूछा जाए कि डिस्पर्सन होता क्यों है, काज ऑफ डिस्पर्सन का कारण क्या है डिस्पर्सन का, यदि पूछा जाए तो इसको खुद लिख लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ। आपको यही लिखना है कि जब कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म मटेरियल के भीतर इंटर करती है तो व्हाइट लाइट के भीतर जितने भी कलर हैं जितने भी रंग हैं सबके वेवलेंथ अलग अलग होते हैं, और सबके वेवलेंथ अलग अलग होने के नाते सभी रंगों के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक अलग अलग होता है। और सभी रंगों के लिए जब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, अपवर्तनांक अलग होगा, तो सभी कलर का एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग होगा, यानी सारे रंग अलग अलग कोण पर विचलित होगी, अलग अलग एंगल पर डेविएट होगी। और जब सारे रंग अलग अलग एंगल पर डेविएट होंगे तो हमें देखने पर ये अलग अलग दिखाई देंगे। यही डिस्पर्जन का कारण है, यही विक्षेपण का कारण है, ठीक है। अगली हेडिंग लिख लीजिए कोणीय विक्षेपण यानी एंगुलर डिस्पर्जन। यानी कोणीय विक्षेपण या कोणीय वर्ण विक्षेपण, जो भी लिखिए। एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन होता क्या है इसका डेफिनेशन समझिए, और एंगुलर डिस्पर्जन निकालने का न्यूमेरिकल भी आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, उस फार्मूले को भी समझिए। जैसे मान लो यह एक प्रिज्म है,
ग्लास का ABC, इस पर हमने एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट की, तो इस लाइट को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ के बाद मीडियम चेंज हो रहा है, ग्लास का है, इसलिए रे का पाथ तो चेंज होगा ही। साथ साथ अभी बताए हैं कि जो ही व्हाइट लाइट प्रिज्म के भीतर जाती है तो प्रिज्म के भीतर इंटर करते ही अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, यानी जो ही व्हाइट रे प्रिज्म में इंटर करेगी ये 7 रंग में बंट जाएगी। उस 7 रंग में एक किनारे पर वायलेट होगा और एक किनारे पर रेड। तो कभी कभी सातों रंग दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप केवल दोनों एक्सट्रीम कलर दिखा दीजिए, वायलेट और रेड, तो मान लिया जाता है कि इनके बीच सातों कलर हैं। इसलिए हर जगह सातों कलर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल 2 कलर दिखा दे रहे हैं, वायलेट और रेड। ये मान लीजिए रेड कलर की लाइट है और ये वायलेट कलर की लाइट है, और बाकी सारे कलर इनके बीच में हैं। तो जब ये प्रिज्म से बाहर आएगी तो रेड कलर की लाइट ये हो गई, वायलेट कलर की लाइट ये हो गई। अब यदि इस रेड कलर की लाइट, रेड कलर वाली रे को डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाइए और वायलेट कलर वाली रे को भी डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाइए, इनके बीच जो एंगल बनता है उसी को एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं। यानी किसके किसके बीच का एंगल, जो 2 एक्सट्रीम कलर्स हैं रेड और वायलेट, इनके बीच के एंगल को एंगुलर डिस्पर्जन या कोणीय विक्षेपण कहते हैं। आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो, द एंगल बिटवीन 2 एक्सट्रीम इमर्जेंट colors is called angular dispersion। ठीक, और फार्मूला देखिए क्या हो जाएगा। अब यहां से देखिए व्हाइट लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, यानी ये इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन है और ये इमर्जेंट लाइट का डायरेक्शन है। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल ऑफ डेविएशन होता है, तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल, ये भी एंगल ऑफ डेविएशन हुआ, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया फॉर वायलेट कलर। अब यदि इस डेल्टा V में से डेल्टा R को माइनस कर दें तो थीटा निकल जाएगा, इसलिए यहां लिख सकते हो एंगुलर डिस्पर्जन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा R। तो इससे भी एंगुलर डिस्पर्जन निकल जाता है, यानी आपको वायलेट कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन पता हो और रेड कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन पता हो तो एंगुलर डिस्पर्जन निकल जाएगा। दोनों को माइनस कर दीजिए। यहाँ से एक डेफिनेशन भी दे सकते हो कि द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट एंड रेड कलर्स आर कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। तो एक डेफिनेशन यही हो गया, द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन for violet and red colors is called angular dispersion। ये भी एक डेफिनेशन हो जाएगा। तो एंगुलर डिस्पर्जन निकालने का एक फार्मूला भी मिल गया आपको। अब आप जानते हो, तो आप नोट में सबसे पहले क्या करेंगे कि ये दोनों डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद ये फिगर बनाएंगे, फिगर के बाद ये इक्वेशन लिखेंगे, तब यहाँ से लिखेंगे। तो वी नो दैट अभी आप पढ़े हो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। अब यदि यही फार्मूला रेड कलर के लिए लिखा जाए, रेड, तो ये हो जाएगा डेल्टा आर इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। और यही फार्मूला वायोलेट के लिए लिखिए, ये हो जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू म्यू V माइनस 1 इंटू ए। अब आपको डेल्टा R की भी वैल्यू मिल गई, डेल्टा V की भी वैल्यू मिल गई। अब इस डेल्टा V और डेल्टा R की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। क्या लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा V एंड डेल्टा R इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V पहले है, तो डेल्टा V का फार्मूला है म्यू V माइनस 1 इंटू ए
माइनस डेल्टा आर, तो डेल्टा आर की वैल्यू लिखिए म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब इसको आप सॉल्व करें तो थीटा इज इक्वल टू, ए तो कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो इससे भी एंगुलर डिस्पर्जन निकल जाता है और यही ज़्यादातर इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। इसलिए यदि आपको कहीं एंगुलर डिस्पर्जन निकालना हो तो आपको चाहिए क्या, वायलेट कलर के लिए प्रिज्म मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड कलर के लिए प्रिज्म मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म एंगल, ये 3 चीज़ पता हो तो एंगुलर डिस्पर्जन निकल जाएगा। बाकी नेक्स्ट हेडिंग अगले पार्ट में बनाएंगे। थैंक यू।